हेलो एंड वेलकम टू हिमिता फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मेरे साथ में मेरा ही फिजियोथेरेपिस्ट है। इस पर हम आप कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं सर्वाइकल कर्व के बारे में, सर्वाइकल स्पाइन के बारे में। इसके लॉर्डोटिक कर्व स्ट्रेट हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, और रिवर्सल ऑफ लॉर्डोटिक कर्व ये क्या बोलते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है। एक पेशेंट खुद अपने लिए अपने घर पर ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट एंड पेशेंट उस ट्रीटमेंट को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें डायग्नोज हो जाती है एक्सरे में। साइड व्यू जो होते हैं, लेटरल व्यू एक्सरे बोलते हैं, उसमें पता चल जाता है कि आपकी सर्वाइकल कर्व स्ट्रेट है या फिर लॉर्डोसिस इसकी रिवर्सल हो चुकी है। लॉर्डोसिस क्या होता है सर्वाइकल का? सर्वाइकल की एक अपनी खुद की नेचुरल कर्व होती है, वो लॉर्डोटिक कर्व होती है, वो आगे की तरफ कर्व होता है। जैसे इनका कर्व आगे की तरफ है, बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी का कर्व स्ट्रेट हो जाए और स्ट्रेट होने के बाद भी वो पीछे की तरफ चला जाए, जो झुकाव आगे की तरफ है बेंडिंग, वो बेंडिंग अपोजिट साइड में चला जाए, इसे आप रिवर्सल ऑफ लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं। ऐसे केसेस में सिम्टम क्या आती है? आपको हेडेक हो सकता है, पेन परसिस्ट हो सकता है, आप लंबे समय तक किसी भी काम को नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। पेशेंट को हेडेक आएगा तो जाएगा नहीं, उसको सोते हुए बड़ा तकलीफ़ होता है, काम करते हुए काफ़ी तकलीफ़ होता है, उसको नॉसिया वोमिटिंग फीलिंग हो सकती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि आपकी स्पाइन की बायोमैकेनिक्स ख़राब हो जाती है। बायोमैकेनिक्स बोले तो मूवमेंट ख़राब हो जाती है। इसके कारण से आपकी वेट बेयरिंग, जो आपका ये 5-6 kg का हेड है, इसको आपको कैरी करना पड़ता है उस स्पाइन को। इसके कारण से अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं, आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं, जो फेसेट जॉइंट वो खराब हो सकते हैं, आपकी प्रेशर डिस्क पर आ सकती है, डिस्क के नीचे में नर्व लगे होते हैं, नर्व बाहर आते हैं, वो नर्व के इसे बोलते हैं न्यूरल फोरामिनिया, वो खराब हो सकता है, उस पर प्रेशर आ सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के आने से आपको क्या होगा कि आपके वो जो नर्व के आसपास के जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, जिसके कारण से आपके हाथों में भी सिम्टम्स आ सकती है। तो ये कर्व अगर रिवर्सल में जाए या स्ट्रेट हो जाए, दोनों केस में आपको इमरजेंसी में इसका ट्रीटमेंट लेना है, और ये फिजियोथेरेपिस्ट इसमें एक्सपर्ट होते हैं। इसके साथ साथ में आपको होम रिजीम क्या है ये बताऊंगा। जैसे एक नॉर्मल बॉडी में बायोमैकेनिक्स क्या होता है कि होल स्पाइन मूव करती है और पूरे होल स्पाइन की अपनी एक कर्व होती है। लाइक कि सर्वाइकल की जो कर्व है वो लॉर्डोटिक कर्व है, जो आपकी लोअर बैक की कर्व है वो लॉर्डोटिक कर्व है, जो थोरेसिक एरिया है वो जो है वो कर्व पीछे की तरफ होती है, काइफोटिक कर्व उसे बोलते हैं। अगर ये उल्टा हो जाए, रिवर्सल हो जाए, या फिर कर्व रिवर्सल होने के साथ साथ में आपके साइड बाय साइड बेंड होना स्टार्ट हो जाए स्पाइन, तो आप एपी व्यू जब लेंगे एक्सरे का तो पता चल जाएगा कि स्पाइन साइड बाय साइड व्यू हो जाती है, बेंड हो रही है, उसे स्क्लेरोसिस बोलते हैं। वो तो एक अलग ही सब्जेक्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन लॉर्डोसिस अगर ख़त्म हो जाए या फिर रिवर्सल और लॉर्डोसिस हो जाए, ये डायग्नोसिस हो गई। एक्सरे में साफ डायग्नोज हो जाता है। इसके साथ साथ में कुछ न्यूरल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। जब नर्व के कॉम्प्रोमाइज़ हो तो आप कभी भी हीट एंड ट्रायल में ना जाएं, आप कैरोप्रैक्टर ना करें, आप एडजस्टमेंट वाले प्रैक्टर ना कर कोशिश ना करें, क्योंकि ये यहाँ पर न्यूरल कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर किसी ने थोड़ी सी भी गलती की तो आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, आपको पैरालिसिस में जाना पड़ सकता है। और बहुत ऐसी जगह पर देखा गया है कि यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने से पेशेंट की पैरालिसिस हुई है, हाथों में पैरालिसिस हो जाती है, आपकी फीलिंग बंद हो जाती है, सेंसेशन कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ही जाल बिछा हुआ है सर्वाइकल एरिया में नर्व्स का। तो बी केयरफुल, इसको बड़े ध्यान से और किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट और एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में इसको आप ट्रीटमेंट करवाएं। इसमें एक्सरसाइजेज बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये कर्व जो चेंजेस आए हैं उसका मेन कारण होता है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स क्या है कि एक स्पाइन है और उसके चारों तरफ से मसल्स लगे हुए हैं, आगे भी है पीछे भी है, और उस कर्व को मेंटेन करने का एक तरीका है जो मसल्स ने अडॉप्ट किया हुआ है बचपन से, जिसे मसल टोन बोलते हैं। अगर उस मसल टोन में ज़्यादा या कम खिंचाव हुई, या आपका कोई ऐसा इंजरी हुआ जिसमें आपके कुछ मसल्स टाइट हो गए, कुछ मसल्स लूज रह गए, तो जो टाइट मसल्स होता है अपनी तरफ स्ट्रक्चर को खींच लेता है। इस तरह से रिवर्सल हो जाती है, जो टाइट स्ट्रक्चर है वो आगे की तरफ खींच लेता है, तो आपकी उस तरह की कर्व जो है वो मेंटेन नहीं रहती, वो रिवर्सल में चली जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब भी जाएं तो अपनी डायग्नोसिस लेकर जाएं, या फिर डायग्नोसिस उनसे ले लें। डायग्नोसिस एक बार हो गई आपको तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके नेक मसल्स को इम्प्रूव करने का तरीका है। जैसे नेक मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप सोचते हैं तो आप सोचेंगे कि क्या क्या मसल्स हैं जो हम इम्प्रूव करते हैं। जैसे अपर ट्रेपीजियस है, स्क्लेनियाई है,
स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड है जो आगे की तरफ है, जो नेक को फ्लैक्स करते हैं, कुछ एक्सटेंड करते हैं, कुछ साइड बाय साइड बेंडिंग करते हैं। नॉर्मल बेंडिंग, नॉर्मल मूवमेंट क्या होता है मैं दिखाता हूँ। आपको बेंड करना होता है यूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, कोई पेन नहीं है, ओके है। अगर सिर पीछे ले जाएं और ले जाएं और ले जाएं, एक कर्व पीछे की तरफ जा रही है, इसमें भी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्मल है। साइड कर लें, साइड ले जाएं, साइड बेंडिंग इसको बोलते हैं नेक का। इसमें भी इस तरह के मसल्स जो हैं अगर स्ट्रेच में नहीं है, आपको कोई पेन नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है, ये नॉर्मल है। दूसरी साइड में लाएं, बेंड कर रहे हैं, ये पेन नहीं है, ये नॉर्मल है। आप रोटेट करें, लेफ्ट साइड में देखें, पूरी मूवमेंट जा रही है आपके अराउंड, या आपका जो चिन है लगभग ये आपके शोल्डर टिप तक जा रहा है, ये नॉर्मल है। दूसरे साइड में लाएं, इस तरह से आप चेक कर लेते हैं सबसे पहले। अगर ये सारे मूवमेंट नॉर्मल है, इसका मतलब है कि आपको कोई भी कर्व से रिलेटेड या सर्वाइकल की मसल से रिलेटेड कोई डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर एक पेशेंट जिसका लॉर्डोटिक कर्व खराब हो जाता है, जो स्ट्रेट हो गया जिसका स्पाइन, या फिर वो रिवर्सल में चला गया, वहाँ पर पेशेंट को जब आप आगे बेंड करने के लिए बोलेंगे तो वो बेंड नहीं कर पाएगा। आप पेशेंट को पीछे की तरफ ले जाने के लिए बोलेंगे, वो बिल्कुल ही नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका स्पाइन पीछे की तरफ जा चुका है। ऐसे में क्या करें? आप साइड भी बेंड करने के लिए बोलेंगे तो नहीं कर पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो स्पाइन है, स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है, वो सीधा का सीधा डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, बायोमैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा इस समय। मसल्स भी काफ़ी टाइट हो जाते हैं, पेनफुल हो जाता है, एंजाइटी होती है काफ़ी ज़्यादा। शोल्डर मसल्स भी बहुत अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि दोनों शोल्डर आपके नेक से के साथ में जुड़े होते हैं और ये एक तरह से हैंग करते हैं नेक के साथ में। अगर आपके नेक में बहुत पावर नहीं है तो आपका शोल्डर भी ड्रॉप हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या एक्सरसाइजेज करते हैं। एग्जामिनेशन में कर लिया, सबसे पहले तो शोल्डर श्रगिंग करते हैं इस पेशेंट को, ताकि नेक के नीचे वाले जो मसल्स हैं वो थोड़े से टोन अप हो जाए और शोल्डर अपनी लेवल में आ जाए। तो 1 बाय 1 करें। एक बार लेफ्ट शोल्डर उठाएं, फिर राइट उठाएं, बिल्कुल सीधा बैठकर, और इस एक्सरसाइजेज को आप मूवमेंट करते रहें। एक बार सामने दिख भी जाएगा किस तरह से मूवमेंट करते हैं। ये मूवमेंट करते समय अगर आप फटीग में जाते हैं, आपको दर्द होती है, तो आप थोड़े समय के लिए आप इस एक्सरसाइजेज को रोकें, 2 मिनट के लिए आप सीधा लेट जाएं। इसके बाद क्या करना है? हाथों को इस तरह से ग्रिप करना है। हाथों को ग्रिप करें और हाथों को पीछे लगाएं, गर्दन के पीछे लगाएं। हम पेशेंट को आप सामने देखें। अब आपकी कर्व को हमने पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है? तो आप नेक को पीछे की तरफ ले जाओ, इस तरह से करना है और होल्ड करना है 20 सेकंड के लिए। 1 2 3, यहाँ से ले जाएं और इस तरह से होल्ड करें, पीछे ले जाएं, इस तरह से होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए और बस रिलैक्स कर दें, वापस आ जाएं। अगर आपको इसमें भी पेन होती है, कोई हेडेक होता है, कोई एंजाइटी होती है, तो इसको रिपीट ना करें दोबारा। सेकंड तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा और ईजी बना दें। ईजी बनाने के लिए क्या है? इस तरह के रबर बैंड होते हैं, सिंगल यूज नहीं करना है। जब भी करना है तो इसको चौड़ाई वाली पट्टी यूज करनी है, या फिर ये डबल वाली यूज करना है। इस तरह से पकड़ लें, आप पकड़ लें हाथों से। सबसे पहले हाथों से पकड़ करके इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, हल्का सा प्रेशर देना है नेक के ऊपर में, ठीक है? आप चाहें तो इस तरह से एक टॉवल को फोल्ड करके यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें। ये रख दिया हमने, और अब हाथ को आगे की तरफ करें, हाथ को आगे करें और नेक को पीछे ले जाएं। इस तरह से नेक को पीछे ले जाना है, इस तरह से। और कभी भी नेक को न्यूट्रल पोजीशन से आगे नहीं लाना है, हमेशा नेक को पीछे ले जाना है, क्योंकि आपकी रिवर्सल ऑफ सर्वाइकल कर्व है, तो आपको कर्व को मेंटेन करना है, इसको लॉर्डोटिक पोस्चर में लाना है, आगे की तरफ इस तरह से कर्व बनाना है, और आपका ये कर्व पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से एक्सरसाइजेज करेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, एंजाइटी भी नहीं होगी। और जब भी आपको तकलीफ़ होती है तो थोड़ा सा रुकें, क्योंकि जब कर्व ख़राब होती है तो काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। आप 3 4 या 5 मूवमेंट से ज़्यादा नहीं कर सकते, बस रिलैक्स कर दें। इस तरह से रुकें, फिर से करें, शोल्डर मूवमेंट करें, फिर उसके बाद नेक का करें। उसके साथ साथ में आप रोटेटरी मूवमेंट भी करें, थोड़ा सा राइट और लेफ्ट, थोड़ा राइट विद इन द लिमिट ऑफ पेन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आप सोते हैं तो इस तरफ कर्व कैसा होना चाहिए? जब आप सोते हैं तो इस तरह से पिल्लो को या हैंड टॉवल को आप देख लें, इस तरह से एक टॉवल लें, इसको इस तरह से फोल्ड कर दें, इस तरह से फोल्ड कर दें राउंड, ठीक है? और इस राउंड को अपने नेक के पीछे में इस तरह से लगाएं और फिर इसके साथ में आप सो जाएं, इसको यहाँ लगाकर सो जाएं। कभी कभार कुछ लोग सर्वाइकल पिल्लो का यूज़ करते हैं, तो सर्वाइकल पिल्लो का यूज़ करते हुए ध्यान रखें कि सर्वाइकल पिल्लो जो होता है कभी कभार कुछ लोगों को सूट नहीं करता। अगर आपको सूट नहीं करता तो सिंपल सा रोल, टॉवल रोल करके रखें, या फिर उस तरह के अपने नेक का कर्व को मेंटेन करने के लिए रोल आती है, फोम रोल आता है मार्केट में,
आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उसको भी परचेज करके करें। अगर आपको हेडेक, एंजाइटी या वोमिटिंग वाली सिम्टम है तो आप सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर का यूज करें या हार्ड सर्वाइकल कॉलर का यूज करें अनटिल अनलेस आपका एक कर्व मेंटेन नहीं होता। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो वीक हो जाते हैं, तो जब फिजियोथेरेपिस्ट चेक करता है मसल्स पावर आपके कि आपके फ्लैक्सर के कैसे हैं, साइड वाले मसल्स के कैसे हैं, साइड बेंड करने वाले मसल्स के पावर कितने हैं, या स्पाइनल के जो सर्वाइकल के एक्सटेंसर्स मसल्स हैं वो कितने अच्छे हैं। जो एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं इसको एंटी ग्रेविटी मसल्स भी बोलते हैं, इसका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, ग्रेड 5 होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीक है तो इसके स्ट्रेंथनिंग के तरीके होते हैं, वो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से टच में आकर के बात करें, पूछें उनसे या उनसे करवाएं, इस तरह से ठीक कर दें। उसके लिए इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज बहुत ज़्यादा है इस केसेस में जहाँ पर सर्वाइकल कर्व मेंटेन नहीं रह पाता पेशेंट के साथ में, तो इसमें सर्वाइकल ट्रैक्शन देते हैं, इसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी लगाते हैं, इसमें IFT और टेंस का भी यूज किया जाता है, इसमें कुछ मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन टेक्निक का भी यूज किया जाता है। तो विशेष ख्याल रखें कि जब आपका ट्रीटमेंट होलिस्टिक अप्रोच में होती है तो आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी आप ट्रीटमेंट लें तो आप कहीं क्लिनिक में जा कर के किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाकर घर में लें, ताकि आपको सारे मोडालिटीज़ का भी बेनिफिट मिल पाए, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।